कहते हैं कि घर में ऐसे पोस्टर्स नहीं लगाने चाहिए जिन पर किसी कैरेक्टर या जानदार की तस्वीर बनी हो। अक्सर बच्चों को शौक होता है कि वो तरह तरह के कैरेक्टर्स अपने घर लाकर जमा करें, जिनमें डॉल्स, टेडी बियर, बैटमैन और कई ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। हमारे बड़े भी इस बात से सख्ती से मना करते हैं और ऐसी चीजें घर लाना अच्छा नहीं समझा जाता। कहा जाता है कि ये चीजें जिन्नात को अपनी तरफ मायल करती हैं, फिर जिन्नात उस घर में आकर इनके साथ रहने लग जाते हैं। अब तक ऐसे कई वाकयात सामने आ चुके हैं। इन दिनों आप सब ने लाबुबू के बारे में भी सुना होगा। कई ऐसे घर हैं जहां लाबुबू के आने के बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बकायदा महसूस किया गया है। लेकिन बात लाबुबू पर खत्म नहीं होती, और भी कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो शैतानी ताकतों को अपनी तरफ मायल करते हैं। आज का वाकया भी कुछ ऐसा ही है। भेजने वाली बताती हैं कि हम ऐसी जगह फंस गए थे जहां कोई अपना मौजूद भी नहीं था। ये वाकया डरावना होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वाकये को पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब जहाँ भी हों, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। और इस दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, मुश्किलात में हैं, अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ फरमाए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वाक़े की जानिब। आज का वाक़या जिमल ने भेजा है, जो कि यूएसए में रहती हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम जिमल है और मैं यूएसए की स्टेट अलास्का से आपको अपनी ये स्टोरी भेज रही हूँ। मुझे कुछ ही दिन पहले आपके यूट्यूब चैनल का पता चला। इससे पहले मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट थी। जब भी आपकी वीडियो सामने आती थी, मेरा दिल चाहता था कि आपको अपना वाकया सुनाऊं। फिर आज वक्त मिला तो सोचा कि अपना वाकया आपसे शेयर करूं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर मियाँ चन्नू से है। 2013 में जब मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई तो मेरा रिश्ता मेरी खाला ने अपने बेटे के लिए मांग लिया, जो कि अमेरिका में ही सेटल्ड था। एक बात बताती चलूं कि ये मेरी खाला का वो बेटा है जिसका इंतज़ार हमारे ख़ानदान के सब छोटे बच्चे करते थे, क्योंकि वो जब भी पाकिस्तान आता था सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता था। उसे बच्चों से इतना लगाव था कि वो जब भी पाकिस्तान आता था बच्चों को गाड़ी में बिठाकर कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता था और उनके साथ अच्छा खासा वक्त गुजारता था। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक आज के वाक़े से जुड़ा है। जब मेरी खाला ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरे वालिदैन ने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि उनको वो बहुत पसंद था। फिर ये तय हुआ कि जब वो पाकिस्तान आएगा तो हमारी शादी कर दी जाएगी। इसके कुछ ही अरसे बाद जब वो पाकिस्तान आया तो हमारी शादी हो गई, जिसके 3 माह बाद वो वापस चला गया और मैं पाकिस्तान में ही रह गई। 2015 में उससे दोबारा छुट्टी मिली और इस बार वो पाकिस्तान आकर मुझे भी अपने साथ यहाँ अमेरिका ले आया। ये बात 2015 की है। मैं खैर से अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका में अपने घर में रहने लगी थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हमारा घर भी बहुत अच्छी जगह पर था, जिसका एक बड़ा बैकयार्ड था जहाँ बड़े बड़े दरख्त लगे थे। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते और मैं सारा दिन घर पर ही होती थी। जब शाम होने लगती तो मैं अपने घर के बैकयार्ड में जाकर चहलकदमी कर लिया करती, क्योंकि उन्हें घर आते आते अंधेरा हो जाता था। बस एक संडे का दिन होता था जब हम कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे। ये रूटीन 2 साल चलती रही, जिसके बाद हम मियाँ बीवी आहिस्ता आहिस्ता परेशान होने लगे। हमारी परेशानी की वजह ये थी कि अब तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड को शुरू से ही बच्चे बहुत पसंद थे और इस बात को तो लेकर वो अक्सर सोचों में गुम रहने लगे थे। मैं खुद भी परेशान हो जाती थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा परेशान मेरे हस्बैंड रहने लगे थे। जब उनको देखती तो दिल में ख्याल आता था कि जिमल, अगर तुम भी कमज़ोर पड़ गई तो इनको कौन संभालेगा। हम दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से उम्मीद लगाए ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन अचानक अल्लाह ताला ने हमें खुशखबरी दी। एक रोज़ मेरी तबीयत ख़राब हुई। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात जब मेरे हस्बैंड ने सुनी तो उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दूसरी ज़िंदगी मिल गई हो। उस दिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे, इतना ज़्यादा कि हॉस्पिटल से वापसी पर मुझे एक टॉय शॉप पर ले गए और कहने लगे कि जिमल, जो जो पसंद आता है उठाती जाओ और लड़का लड़की दोनों की चीज़ें उठाना।
उस दिन हम दोनों ने बहुत शॉपिंग की थी। खुशी के मारे ऐसी चीज़ें भी खरीद लाए थे जो 4 से 5 साल के बच्चे के लिए होती हैं। वक्त गुजरता रहा। रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे हस्बैंड बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते थे। 3 से 4 माह में हमने इतनी खरीदारी कर ली कि हमारे घर का एक कमरा बच्चे के खिलौनों से भर गया था। असल में वो कमरा हमने अपने बच्चे का टॉय रूम बनाया था, जहां हम उसके खिलौने लाकर रख देते और फिर उस कमरे को बंद कर दिया करते थे। एक रोज़ जब मैं उस टॉय रूम में गई तो वहां मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उन खिलौनों में हरकत हुई है। जब मैंने गौर किया तो सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आ गई और अपने कामों में मसरूफ हो गई। अगले दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद सो रही थी कि अचानक मुझे नींद में प्यास लगने लगी। मेरा गला खुश्क हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैं किचन से पानी की बोतल उठाने जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र उस टॉय रूम पर पड़ी जिसकी लाइट पहले से ऑन थी। मैं लाइट बंद करने के लिए उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक मेरा पाँव एक चीज से टकराया और मैं बुरी तरह गिरते गिरते बची। जब मैंने नीचे देखा तो जमीन पर एक खिलौना पड़ा था। ये वो खिलौना था जो मेरे हस्बैंड खरीद कर लाए थे, लेकिन ये तो उस रूम के अंदर था। ये यहाँ कैसे आया? ये सब मैं वहाँ बैठकर सोचने लगी। मैंने वो खिलौना उठाया और उसे उन खिलौनों के बीच रख दिया और जैसे ही कमरे की लाइट बंद करके बाहर निकली, मुझे उस कमरे से एक अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ये एक ऐसी हंसी की आवाज़ थी जैसे कोई शरारत करके हंस रहा हो। मैं फौरन अपने कमरे में आई और आते साथ ही अपने हस्बैंड को जगाया। जब मेरे हस्बैंड नींद से जागे तो उन्हें मैंने सारा माजरा सुनाया। ये सुनने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ उस कमरे में आ गए जहाँ ये सब हुआ था, लेकिन अब की बार वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। मैंने उन्हें बहुत कहा कि कमरे की लाइट भी ऑन थी जो मैंने खुद बंद की थी और ये खिलौना भी हमारे कमरे से बाहर था। इस बात पर मेरे हस्बैंड का कहना था कि ये सब तुम्हारा वहम है और तुम्हारी कंडीशन ऐसी है इसलिए तुम्हें ये सब महसूस हो रहा है। वो खिलौना तुम खुद भूल के उठा लाई होगी और ऐसी कंडीशन में ये सब हो जाता है। खैर, उस वक्त ये बात रफा दफा हो गई। अब जहाँ वो टॉय रूम था उस कमरे में एक खिड़की भी थी जिसका रुख हमारे घर के बैक यार्ड की तरफ था। संडे का दिन था। मैं एक शाम अपने हस्बैंड के साथ उस बैक यार्ड में बैठी थी। बैठे बैठे हमारा दिल चाहा कि यहाँ चाय होनी चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप बैठें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मेरे हस्बैंड अपनी जगह पर ही बैठे रहे और मैं अंदर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। इसी दौरान मेरे हस्बैंड की नज़र उस टॉय रूम की खिड़की पर पड़ी। वो देखते हैं कि मैं उस कमरे की लाइट ऑन करती हूँ और खिड़की से पर्दा हटाकर उन्हें देखकर मुस्कुराने लगती हूँ और फिर लाइट बंद करके उस कमरे से बाहर आ जाती हूँ। कुछ देर बाद जब मैं चाय बनाकर बाहर लाई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हंसते हंसते मजाक में कहा कि अब तो डर नहीं लगा तुम्हें। ये सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे हैं और मैंने भी उन्हें हंसते हंसते बोल दिया कि किचन में चाय बनाने से भला कौन डरता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं चाय की बात नहीं कर रहा, मैं टॉय रूम की बात कर रहा हूँ जहाँ से तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मैंने अपने हस्बैंड से मजीद पूछा तो उन्होंने मुझे सारी बात बता दी। अब ये सुनकर मुझे और भी खौफ आने लगा। मैंने घबराते हुए अपने हस्बैंड को बोला कि मैं उस कमरे में गई ही नहीं हूँ, मैं तो किचन में चाय बना रही थी और एक पल के लिए भी किचन से बाहर नहीं निकली। ये बात काफ़ी अजीब और खौफ पैदा कर देने वाली थी। उस दिन मेरे हस्बैंड को भी अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब उन्हें मेरी उस रात वाली बात पर भी यकीन आने लगा था, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से हमारे घर में होने वाले वाक़यात मज़ीद बढ़ गए। रात में अक्सर हम मियाँ बीवी को कमरे से आवाज़ें सुनाई देती थीं। कभी कोई छोटा बच्चा रो रहा होता था, कभी कोई बच्चा हंसता था और कभी तो ऐसे भी लगता था जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। जिस कमरे को मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए सेट किया था, अब वहाँ बाकायदा महसूस होने लगा था जैसे यहाँ कोई आता है और इन खिलौनों के साथ खेलकर चला जाता है, क्योंकि वो खिलौने पूरे कमरे में फैले होते थे। एक और बात बताती चलूं कि इस सब में दिल दहला देने वाली बात ये भी थी कि वहाँ एक ऐसा खिलौना मौजूद था जो मेरे हस्बैंड कभी लाए ही नहीं थे। ये बात हमें काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद पता चली थी। जब एक रोज़ मैं अपने हस्बैंड के साथ उस कमरे में गई तो वहाँ हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखा जो उन सब में वाज़े नज़र आ रहा था। ये कैरेक्टर मैंने 2 रोज़ पहले भी इस कमरे में देखा था। तब मुझे लगा कि ये मेरे हस्बैंड ने ला कर रखा होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि जब से ये वाक़यात पेश आने लगे हैं उन्होंने ऐसी चीज़ें ख़रीदना छोड़ दी हैं। वो कैरेक्टर दिखने में काफ़ी पुरस्कार था, जिसका कद एक 5 साल के बच्चे के बराबर था। उसके बाल डार्क ब्राउन थे और उसका चेहरा काफ़ी अजीब था
उसके चेहरे को देखकर एक अजीब सा खौफ आता था। उसके होंठ बड़े और मोटे थे। आपने लाबूबू को देखा होगा, उस कैरेक्टर का चेहरा भी लाबूबू से मिलता जुलता था। ये सब देखने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आया। हम दोनों मियाँ बीवी अपने लाउंज में बैठकर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी दौरान अचानक मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया और वो अपनी जगह से फौरन उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि इसे तो मैं अभी फेंक कर आता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से लात मारी, जिसे सुनते ही मेरे हस्बैंड दरवाजे की तरफ चल दिए। जब दरवाजा खोलकर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। ये हमारे घर का वो दरवाजा था जो हमारे घर की बाउंड्री के अंदर था, जो सफेद रंग का एक लकड़ी का दरवाजा था। मेरे हस्बैंड ने पूरा घर अच्छी तरह चेक किया और घर के बैकयार्ड में भी जाकर देखा, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। जब वापस आकर देखा गया तो हमारे दरवाजे पर एक आम इंसान से कहीं बड़ा एक पाँव का निशान था। मुझे अच्छे से याद है जब उस वजूद ने हमारे दरवाजे पर लात मारी थी तो पूरे घर में उसकी आवाज गूंजी थी। वो आवाज ऐसे थी जैसे किसी इंतहाई ताकतवर आदमी ने एक मोटे सोल वाला भारी जूता पहनकर हमारे दरवाजे पर लात मारी हो। लेकिन हमारे घर के दरवाजे पर जो पाँव का निशान छिपा था वो बगैर जूते के था। वो एक ऐसा पाँव था जिसने जूता भी नहीं पहना था। मुझे आज भी याद है उस पाँव की सिर्फ 3 उंगलियां थीं, जिसे देखकर हम दोनों बहुत खौफजदा हुए थे। उन दिनों हमारा पाकिस्तान में राब्ता काफी कम हो गया था क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी परेशान रहने लगे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। ऊपर से मेरी कंडीशन भी ऐसी थी और यहाँ इतनी जल्दी घर बदलना आसान नहीं था। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि तुमने नमाज बाकायदगी से पढ़नी है और कुरान पाक की रोजाना तिलावत करनी है और साथ में ये भी कोशिश करनी है कि हर वक्त बावजू रहना है। रिजवान, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मेरे हस्बैंड ऑफिस होते थे और मैं घर में जब अकेली कुरान मजीद की तिलावत करती थी तो मुझे उस कमरे से बाकायदा रोने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। ये सिर्फ तब होता था जब मैं कुरान मजीद की तिलावत करती थी और अक्सर ऐसा भी हो जाता था कि मुझे वो रोने की आवाज़ें सुनकर खौफ आने लगता था। इसलिए शाम के वक्त मैं अपने घर के बैकयार्ड में बैठकर तिलावत करती थी। जब मैं वहां बैठकर तिलावत करती थी तो उस टॉय रूम का पर्दा हवा से उड़ने लगता था, जबकि खिड़की बंद और कमरे में कोई पंखा भी ऑन नहीं होता था। हम दोनों मियाँ बीवी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे की सेफ्टी जरूरी थी। हमें अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। हम रात को सोते तो सुबह हमारे ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर बच्चों के पाँव के निशान मिलते थे। उन पाँव का साइज बहुत छोटा होता था, बिल्कुल ऐसे जैसे 8 से 10 माह का बच्चा हो। और यही निशान हमारे घर के दरवाजे के ठीक बाहर भी नजर आते थे। लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत छोटे बच्चे हमारे घर के बैकयार्ड में खेलते हैं और खेलते खेलते दरवाजे के सामने आ जाते हैं। एक बार मेरी वीडियो कॉल पर अपनी अम्मी से बात हुई। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो फौरन समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरा चेहरा जर्द पड़ चुका था। मैं उन्हें ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे उस वक्त सब कुछ बताना पड़ा। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो इस बात पर बहुत गुस्सा हुई कि घर के एक कमरे को खिलौनों से भरने की क्या जरूरत थी। ये सब चीजें इतनी जरूरी नहीं थी, ये सब बाद में भी लिया जा सकता था। मेरी वालदा ने मुझे एक ही मशवरा दिया, वो ये था कि इस घर को जल्द से जल्द छोड़ दो, ऐसा ना हो कि आने वाले बच्चे पर इसका कोई असर पड़े। मैंने उस वक्त उन्हें दिलासा देने के लिए यही बोला कि हम ढूंढ रहे हैं और कुछ ही वक्त में यहाँ से मूव हो जाएंगे। अम्मी से बात करने के बाद मैंने इस घर को छोड़ने पर गौर किया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इतना आसान नहीं है। हमारे घर में होने वाले वाकयात में जरा भी कमी नहीं आई थी। आए दिन मामलात मजीद बढ़ते जा रहे थे। पहले ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे, लेकिन जो ही वक्त गुजरता जा रहा था ये बाकायदा नजर आने लगे थे। अक्सर हमें अपने घर में क्रॉलिंग करता हुआ बच्चा नजर आता था, जिसे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने देखा और 2-3 बार मैं भी देख चुकी थी। कभी वो बच्चा किचन से निकलकर लाउंज में जाता हुआ दिखाई देता था और कभी उस टॉय रूम के दरवाजे पर बैठा नजर आता था, जो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता था। मैंने जब भी इस बच्चे को देखा हमेशा उसकी बैक साइड ही नजर आई और मेरे हस्बैंड का भी यही कहना था कि उन्होंने भी उस बच्चे का चेहरा नहीं देखा। जब मैं यहाँ नई नई आई थी तब इधर कुछ भी ऐसा नहीं था, ना मुझे कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ था। मैं शुरू से ही सारा दिन घर पर अकेली होती थी और कभी तो मेरे हस्बैंड को घर आते आते अच्छी खासी रात हो जाती थी।
इस तरह अकेले मैं कभी भी नहीं डरी। जब से हमने खिलौने खरीदना शुरू किए थे उसके बाद से ये मामलात सामने आने लगे थे। मैं रोज़ाना नमाज के बाद रो रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी। हम दोनों मियाँ बीवी डिस्टर्ब रहने लगे थे, जबकि मेरा इस कंडीशन में फिट होना बहुत ज़रूरी था। फिर यूं हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ भी कबूल की। एक रोज़ मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनके एक पुराने दोस्त अलास्का में शिफ्ट हो रहे हैं। उनके ये दोस्त बहुत पुराने थे जो अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ रहते थे, लेकिन पिछले 5 साल से काम के सिलसिले में वाशिंगटन में रह रहे थे। कुछ ही दिन बाद मेरे हस्बैंड के वो दोस्त अपनी वाइफ और बच्चे के साथ अलास्का में शिफ्ट हो गए। मेरे हस्बैंड ने उन्हें सब कुछ पहले से बता रखा था, इसलिए उनके शिफ्ट होते ही हम भी उनके घर आ गए और उनके साथ रहने लगे। हम अपने घर से ज़रूरत का हर सामान यहाँ ले आए थे और कुछ वक्त के लिए उस घर को बंद कर दिया था। हर 2 हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड अपने उन दोस्त के साथ वहाँ चक्कर लगा आते थे। हम 3 माह उनके साथ रहे और 3 माह गुजरने के बाद मेरे हस्बैंड को एक अच्छा घर मिल गया था और हम दोनों फिर वहाँ शिफ्ट हो गए थे। इस वाक़े में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक बात यह भी है कि जब मेरे हस्बैंड पुराने घर से सामान उठाने गए थे तो उनके वो दोस्त भी उनके साथ थे। जब उन्होंने उस टॉय रूम का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ किसी खिलौने का नामो निशान तक नहीं था। वो कमरा मुकम्मल तौर पर खाली था, जिसकी दीवार पर रेड कलर से ये लिखा गया था कि बहुत अच्छा हुआ तुम लोग चले गए। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि उस घर में हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन वो टॉय रूम बिल्कुल खाली था। ये मंजर उनके दोस्त ने भी अपनी आंखों से देखा था। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 2 बच्चे हैं। वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई राज होते हैं और कभी कभार अनजाने में हमसे ऐसी गलती हो जाती है जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता कि इस गलती की वजह से हमें क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। मैं जिमल का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपना वाकया हम तक पहुंचाया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।